कानपुर से खबर, जहां लॉकर से जेवर चोरी होने के मामले में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी हुए 400 ग्राम जेवर और बरामद लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय के जरिए जेवर बरामद हो गए हैं। 11 लॉकर से करीब 4 करोड़ के जेवर गायब मिले हैं। पुलिस शुभम मालवीय को लेकर प्रयागराज पहुंची है। लॉकर इंचार्ज शुभम की संपत्ति पता लगाने की कोशिश हो रही है। कानपुर पुलिस अब तक कुल 742 ग्राम जेवरों की बरामदगी कर चुका है। ये वही मामला है जहां कानपुर में एक बैंक से लगातार एक के बाद एक लॉकर खाली होते जा रहे थे। पहले मामला 9 लॉकर का सामने आया था, उसके बाद ये संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें, पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी। सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी 400 ग्राम जेवर और बरामद हो चुके हैं। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय के जरिए ये जेवर बरामद हुए हैं। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रतीश, शुभम मालवीय के जरिए जो अभी तक के जेवर बरामद हुए हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो क्या जानकारी है, क्या पूछताछ हुई है? क्योंकि अगर इतनी मात्रा में जेवर वहां से मिला है तो जितनी बड़ी संख्या में यानी कि 11 लॉकर से करीब 4 करोड़ का जेवर गायब हुआ था, तो उसके बारे में भी जानकारी लग सकती है। बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा है। इस बैंक से एक एक करके जब लॉकर्स को ओपन किया गया तो 11 लॉकर्स में 4 करोड़ का जेवर गायब मिला। उसके बाद तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने इसके लिए SIT गठित की और 5 लोगों को हिरासत में लिया। बैंक मैनेजर राम प्रसाद, इसके अलावा चंद्र प्रकाश जो मिस्त्री था, जो आधिकारिक मिस्त्री था, उसके साथ ही 3 लोग, और उसके बाद शुभम मालवीय की तलाश जो लॉकर इंचार्ज था जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, उसको पकड़ा गया। इन 5 लोग से जब तफ्तीश शुरू की गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की गई, तो सबसे पहले 342 ग्राम सोना इनसे बरामद किया गया था। लेकिन तफ्तीश और ज्यादा गहन करते हुए पूछताछ की गई तो 400 ग्राम सोना और बरामद कर लिया गया। यानी जो 4 करोड़ का सोना और जेवर गायब है उसमें से 742 ग्राम सोना पुलिस ने दावा किया है कि रिकवर कर लिया गया है। शुभम मालवीय और राम प्रसाद जो बैंक मैनेजर हैं वो की पॉइंट माने जा रहे हैं, यानी इन्हीं दोनों ने मिलकर साजिश को रचा है। तो इनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। शुभम मालवीय को प्रयागराज पुलिस की टीम ले गई है और वहां पर उसकी संपत्तियों की जांच की जा रही है, क्योंकि इतना सोना जेवर गायब होने के बाद उसको नकदी में कन्वर्ट किया गया और अपनी संपत्तियों को बढ़ाया गया। लगातार सभी के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। रतीश, अभी कितना सोना और होगा जो कि बरामद होना है और पुलिस उसके लिए पूछताछ कर रही है? देखिए, 4 करोड़ रुपए के आसपास का सोना बताया गया है, जिसमें हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात हैं। और सभी ग्राहकों ने, जो कस्टमर हैं, उन्होंने अपना कई पीढ़ियों का सोना इकट्ठा करके बैंक लॉकर्स में रखा था। अभी महज 742 ग्राम ही सोना पुलिस रिकवर कर पाई है। धीरे धीरे इनका क्रॉस क्वेश्चनिंग करा करके इनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम जो स्वर्णकार हैं, जो सोने का काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों से पूछताछ करके ये निकाला जा रहा है कि आखिरकार सोने और हीरे के जो जवाहरात हैं वो इन्होंने कहाँ बेचे और नकदी के रूप में कहाँ तब्दील कराए। जी बिल्कुल रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ATS की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लहरतारा क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा में 2 और तस्कर पकड़े गए हैं। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन और 3 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने के फिराक में ये बदमाश थे, जिसके बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ATS की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ अब इनसे की जाएगी। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा में 2 और तस्कर पकड़े गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो 4 तस्करों को पकड़ा गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन भी मिला है, 3 पिस्टल बरामद की गई हैं। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में ये बदमाश थे और पूछताछ अभी इनसे की जाएगी। पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे भी ये बदमाश कर सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अंतरप्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इन 2 बदमाशों से पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि नोएडा में 2 और बदमाश हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ उनसे की जा रही है। पकड़े गए तस्करों के पास से एक स्टेन गन, 3 पिस्टल भी बरामद हुई है। दिल्ली में असलाहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने की फिराक में ये बदमाश थे।
लेकिन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, एटीएस की वाराणसी यूनिट को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अंतर प्रांतीय असला तस्कर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में उनसे क्या सामने आया, क्या उनकी मंशा थी, पूरी जानकारी दें। गुंजन, अगर बता दें तो सबसे पहली जो इनकी मंशा है, प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जो चीजें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि असलहे के व्यवसाय से जुड़े हुए इनको बड़े व्यवसाय के तौर पर हम देख सकते हैं, जो व्यवसाय सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और इनकी निशानदेही पर इन जो 2 तस्कर बनारस में गिरफ्तार हुए, इनकी निशानदेही पर 2 अन्य तस्करों को भी दिल्ली अगर बात करें तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल 4 तस्करों को अब तक हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतर प्रांतीय असलाह तस्कर गिरोह से इनका संबंध बताया जा रहा है। इनके पास से एक स्टैन गन और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। और ये जो पिस्टल और स्टैन गन है, इसकी सप्लाई करने के लिए ये वाराणसी से बक्सर की ओर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस और एटीएस की टीम ने इनके मंसूबों को नाकामयाब किया है। और अपने सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अभी कई और बड़े नाम इस पूरे मामले में शामिल हैं, ऐसे भी अंदेशे जताए जा रहे हैं और कई बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। तो गुंजन, अभी फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है और आगे कई नाम इनसे जुड़े हुए बिल्कुल नीतीश, इंतजार करना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में छात्र की मौत के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम राकेश सिंह ने सभी स्कूल बसों के ऑडिट के आदेश दिए हैं। आज से स्कूलों में लगी सभी बसों का ऑडिट होगा। डीएम गाजियाबाद राकेश सिंह ने कहा कि मानक के अनुरूप हो स्कूल बसें, इसके लिए ही आज से ही ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस मामले में एबीपी गंगा ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल जिस बस से बच्चों को स्कूल लाया जा रहा था, उस स्कूल बस की फिटनेस रिपोर्ट एक्सपायर मिली। इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद बस हादसे में एबीपी गंगा ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल स्कूल बस पर डेंट के निशान मिले हैं। जिस विंडो के पास छात्र बैठा था उसके नीचे रगड़ के निशान मिले हैं। बस के वीडियो फुटेज से बड़ा सच सामने आया है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे के बस से सर बाहर निकालने की बात कही थी, जिसकी वजह से खंबे से सर टकराकर छात्र की जान गई है। लेकिन एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक पड़ताल इसकी की, तो तस्वीर कुछ और नजर आई। और शक्ति हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, उस स्कूल के पास मौजूद हैं जिस स्कूल के छात्र का ये पूरा मामला है। शक्ति, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या हमें तस्वीरों के जरिए दिखा पाएंगे? बस के अंदर आप पूरी घटना को समझाने की कोशिश करें कि कैसे यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि जो स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है वो बिल्कुल अलग है और हम जब ग्राउंड पर पहुंचे और जो हमने देखा वो बिल्कुल अलग है। देखिए, बिल्कुल इस समय हम जहां मौजूद हैं पुलिस कस्टडी में ये बस है और एक थाने में ये बस खड़ी है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले घटनाक्रम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो निशान है, ये बस पहले कहीं ना कहीं तेज काफ़ी स्पीड से थी, जिसके बाद ये टकराई है। टकराने के बाद जो बच्चा यहाँ पर जो ये शीशा जो कांच टूटा हुआ, यहाँ बच्चे का सर होगा वो बाहर आया होगा तुरंत जब भी उसमें खंबे से टकराया होगा। इस बस को देखने के बाद यही प्रतीत होता है, क्योंकि खरोंच एक जगह नहीं है। खरोंच की अगर बात करें तो खरोंच नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, तो इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि जब इसका फिटनेस खत्म था तो इस सड़क पर दौड़ कैसे रही थी, आरटीओ विभाग कर क्या रहा था। बस के अंदर हम चलते हैं। बस के अंदर जिस बस के अंदर ये पूरा हादसा हुआ, वहीं अगर मानक के उस पर दिखाया जाए तो यहाँ पर फायर सिस्टम के लिए यहाँ पर अगर अग्निशमन अगर आग लग जाए तो फर्स्ट उसमें एक सिलेंडर जरूर होना चाहिए। यहाँ पर सिलेंडर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस बस में ऐसे बहुत सारे मानक हैं जो नहीं है। वहीं अगर बस की हम चारों तरफ की अगर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर हालांकि हम आपको सीटें नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो सीट्स है वो खून से लथपथ है, क्योंकि इस बस में काफ़ी सारे बच्चे मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ। बस की स्पीड की अगर बात करें तो मानक के अनुरूप वो 40 की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो निशान है बस के जो बाहर के जो निशान है वो बयां कर रहे हैं कि जो इसकी स्पीड है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा थी।
जो बच्चे हैं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, वो स्कूल बसेस में इसलिए भेजते हैं कि वो सुरक्षित जा सकें और अपने घर सुरक्षित आ सकें। लेकिन इस बस की काफ़ी समय से फिटनेस रिपोर्ट खत्म थी। जो फिटनेस रिपोर्ट खत्म थी तो उसके बाद ये बस चल कैसे रही थी, ये बस सड़क पर दौड़ कैसे रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बस को सड़क पर दौड़ना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहली तो यहाँ सबसे बड़ी कमी निकल कर आई है कि आरटीओ विभाग कर क्या रहा था। ये बस चल रही थी, बस में अगर बस के मानक की बात करें तो मानक के उसमें एक अध्यापक यानी कि एक समझदार व्यक्ति या शिक्षिका महिला के तौर पे बस में जरूर होनी चाहिए, ड्राइवर के साथ साथ, जो कि बच्चों का ध्यान रख सके। लेकिन इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समझदार था और बच्चों के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए शीशों की तो एक मानक और समझाते हैं तो यहाँ पर जालीदार यानी कि बच्चा सर बाहर ना निकाल सके, वो भी एक मानक के रूप में। अगर मानक की बात करें तो मानक ऐसे तमाम मानक हैं जो कि बस के अंदर होने चाहिए। जिसके बाद हमने एक खबर प्रमुखता से दिखाई, जो गाजियाबाद के जिला अधिकारी हैं उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया है कि जितनी भी बसेस गाजियाबाद में दौड़ रही हैं उन सभी बसों के वहां पर आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि बच्चे ने सर को बाहर निकाला, सर खंबे से टकराया और उसके बाद उसकी जान चली गई। लेकिन बस पर जिस तरीके से निशान है, रगड़ के निशान भी हैं, शीशे टूटे हुए हैं, क्या उससे ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना उसी तरीके से हुई है जैसे स्कूल प्रबंधन बता रहा है, या फिर जो परिवारीजन कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अगर स्कूल प्रबंधन की बात की जाए तो स्कूल प्रबंधन अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे बयान देगा जिससे कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन एफआईआर में उसका भी नाम है। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में गलती मिली है जिसके बाद इन सभी के नाम आए हैं। वहीं आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शीशा, अगर शीशे की बात करें तो ये शीशा टूटा है। बच्चा कहीं ना कहीं जिस तरीके से बस तेज होगी और बस घुमावदार होगी, जो खंबा होगा बच्चे का सर लगा होगा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो है बच्चे का सर, अगर सर खाली सर टकराता तो क्या कहते बस में निशान नहीं होते। बस में निशान है, बस रगड़ खाई है, बस काफ़ी देर तक रगड़ खाई है और उसके बाद जो ड्राइवर है वो बस को लेकर गया है। और सीटें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो खून से, बच्चे के खून से लथपथ हैं। अभी इसमें जो फील्ड यूनिट है, जो पुलिस की फील्ड यूनिट है, उसने यहाँ पर फोरेंसिक जांच की है। अब लेकिन इसकी जो मेन इनकी जो एफएसएल होती है, अब इसकी एफएसएल रिपोर्ट होगी जो निवाड़ी स्थित है वहाँ पर होगी। तो ये जो प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा था कि बच्चे का सर बाहर था, बच्चे का सर बाहर जरूर आ सकता है लेकिन ये शीशा इस तरह से नहीं टूट सकता जिस तरीके से शीशा टूटा है। बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं, परिवार वाले भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्योंकि जिस दौरान ये हादसा हुआ होगा उस दौरान बस में कुछ और बच्चे भी पहले से मौजूद होंगे, वो भी इसके बारे में जानकारी देंगे, पूछताछ उनसे भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, आपका नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात एनएक्सी बिल्डिंग में अलग अलग विभागों की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर लगाई जा रही सीएम योगी की क्लास की। आज प्रेजेंटेशन का आखिरी दिन है और आज भी 2 चरणों में प्रेजेंटेशन होगी। आज पहले चरण में सुबह 11:30 बजे राजस्व सेक्टर के तहत परिवहन विभाग और आबकारी जैसे विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। ये प्रेजेंटेशन काफी अहम है क्योंकि इन्हीं विभागों से सरकार को राजस्व हासिल होता है। जी हाँ, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिसके चलते इन विभागों पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और देखने वाली बात यह होगी कि नंबर 1 यूपी का $1 ट्रिलियन प्लान क्या पेश होगा। इसके अलावा शाम 5:30 बजे दूसरे चरण के तहत विविध सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कार्मिक नियुक्ति समेत कुल 5 विभाग अपना रोड मैप बताएंगे। तो आज प्रेजेंटेशन का आखिरी दिन है, लगातार प्रेजेंटेशन पेश की गई है अलग अलग विभागों की ओर से। आज 2 महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन होनी है और आखिरी दिन भी है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, प्रेजेंटेशन का आज आखिरी दिन, 2 बड़ी प्रेजेंटेशन आज होनी है, एक 11:30 बजे और एक शाम 5 बजे, दोनों के बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल लगातार ये प्रेजेंटेशन हो रहा है अलग अलग विभागों का और सेक्टर में बांटा हुआ है और हर एक सेक्टर में जितने विभाग आते हैं उससे संबंधित उनका प्रेजेंटेशन हो रहा था। आज ये आखिरी दिन है। पहले 22 तारीख तक यानी कल तक होना था, पर चूंकि मुख्यमंत्री को वाराणसी भी जाना है, वहाँ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करनी है, तो इसलिए आज ही इस प्रेजेंटेशन को समाप्त किया जाएगा और आज
सबसे पहले जो हमने विशेष तौर से कहा आपने कि जो राजस्व जिससे मिलता है वो सारे विभाग हैं, जैसे आबकारी है जिससे राजस्व मिलता है, जीएसटी है जिससे रेवेन्यू आता है, इसके अलावा परिवहन विभाग है जिससे रेवेन्यू मिलता है, भूतत्व खनिकर्म है जिससे रेवेन्यू मिलता है। तो ये ऐसे विभाग हैं जिससे राजस्व मिलता है और सरकार कहीं ना कहीं हम कहें जो लक्ष्य है इसी राजस्व से पूरा करती है। अब एक नया टारगेट है, क्या टारगेट है? यूपी को कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, यूपी को नंबर 1 स्टेट बनाया जाए, उसके लिए ज़रूरी कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बेहतर हो, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आज का ये प्रेजेंटेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सारे विभाग रेवेन्यू देने वाले हैं, कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए इस प्रेजेंटेशन में आज खाका रखा जाएगा। तमाम जो हम कहें वित्त मंत्री तो मौजूद रहेंगे, पर इन सारे विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे, अफसर मौजूद रहेंगे। जो प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, सारे मंत्री देखेंगे, फिर उसके बाद अगर मुख्यमंत्री को कुछ लगता है तो वो उसमें ऐड ऑन करेंगे। ये प्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, आज महत्वपूर्ण है। और फिर जो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा अनुभव, $1 ट्रिलियन की पूरी प्लानिंग आज प्रेजेंटेशन के जरिए तैयार की जाएगी। रेवेन्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो उसको लेकर आज ये प्रेजेंटेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त हो गई है सरकार। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को अब प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होगा। प्रमाण पत्र में लिखना होगा कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी कि लिखित में देना ये बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया है। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त अब सरकार हो गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर्स को अब प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि एक लिखित में देना होगा कि डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां सहारनपुर में आज पुलिस की बदमाशों से फिर मुठभेड़ हुई। शहर की कोतवाली नगर के ढमोला पुल के पास एसओजी टीम और कोतवाली नगर पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ स्थल पर बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर का खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक स्कूटी और स्कूटी के डिग्गी में थैले में रखा 1 लाख रुपया भी बरामद हुआ है।